एसएससी सीजीएल क्या है? एसएससी सीजीएल क्या होता है? एसएससी सीजीएल से किस किस डिपार्टमेंट्स में नौकरी लगती है, कैसे भर्ती होती है, कैसे वैकेंसीज निकलती हैं, कितनी वैकेंसीज निकलती है, इसका फॉर्म कैसे फिल करते हैं, एज लिमिट क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, एसएससी सीजीएल की जो नौकरियां हैं उनकी सैलरी कितनी होती है, प्रमोशंस कैसी होती हैं, करियर कैसा रहता है, पावर्स क्या रहती है, आपको क्या क्या पर्क्स मिलते हैं, आपको गाड़ी मिलती है, आपको घर मिलता है, क्या फिजिकल टेस्ट रहता है, क्या मेडिकल टेस्ट रहता है, एसएससी सीजीएल एग्जाम का क्या सिलेबस है, एसएससी सीजीएल एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करें, इसके लिए क्या बुक्स रेफर करें, क्या मॉक टेस्ट लगाएं, क्या टाइम टेबल रखें, क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी रखें। एसएससी सीजीएल पेपर से रिलेटेड जितने भी डाउट्स आप लोगों के मन में आ सकते हैं वो सभी के सभी डाउट्स आज की इस वीडियो में सॉल्व कर दूंगा। इस वीडियो को पूरा देख लेना, एक एक सेकंड इंपॉर्टेंट है, कहीं पर भी स्किप मत करना, आपका एक भी सेकंड वेस्ट नहीं होने दूंगा पूरी वीडियो में। इतनी इंफॉर्मेशन दी है, इतनी इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाई है आप लोगों के लिए कि एसएससी सीजीएल से रिलेटेड जितने भी डाउट्स, जितने भी क्वेश्चन, जितने भी क्वेरीज आपके मन में आ सकते हैं वो सभी सॉल्व हो जाएंगी। और ये वीडियो सिर्फ एस्पिरेंट्स के लिए नहीं, एस्पिरेंट्स के पेरेंट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट्स, मोस्टली एस्पिरेंट्स को गाइड करने वाले, देखो कोई ना कोई गुरु होता है, बट पेरेंट्स भी आपको सपोर्ट करते हैं, वो भी आपको गाइड करते हैं, तो उनको भी पता होना चाहिए पेपर के बारे में। अगर उनको ही नॉलेज नहीं होगी तो वो आगे कैसे नॉलेज देंगे। तो आप इस वीडियो को देख लेना, हो सकता है आपको पता हो बहुत कुछ, बट फिर भी इस वीडियो को देख लेना क्योंकि बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। एसएससी सीजीएल से रिलेटेड कुछ भी डाउट आपके मन में, 1% भी डाउट आपके मन में नहीं रह जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद कहोगे कि हाँ यार मजा आ गया, और अब एसएससी सीजीएल से रिलेटेड हमसे कोई कुछ भी पूछ ले तो हमें सब कुछ पता है। मैंने अपने एक्सपीरियंस यूज करके जो चीजें, जो डाउट्स मेरे मन में आ सकते थे, जो सवाल मेरे मन में आ सकते थे, जो सवाल आपके मन में आते हैं, जो आप कमेंट करते हो, आप मैसेज करते हो, सबको इकट्ठा करके एक ऐसी शानदार वीडियो बना दी है कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे इस एक ही वीडियो में। आपको कहीं भी कोई भी और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ और सिर्फ मेरी एक ही वाली वीडियो देख लो तो सीजीएल से रिलेटेड कोई भी डाउट आपके मन में नहीं रह जाएगा। मेरा नाम निशांत कपूर है। मैंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एसएससी सीजीएल को क्रैक करके जो मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस थी वो मुझे मिल गई थी। वैसे मैंने सीजीएल टोटल 3 बार क्रैक किया। अब आप कहोगे कि 3 बार क्रैक क्यों किया है? देखो भाई, पहली बार क्रैक किया, उसकी ज्वाइनिंग नहीं आई, फिर दूसरी बार फिर क्रैक करा, तब तक भी ज्वाइनिंग नहीं आई, क्योंकि फिर तीसरी बार फिर क्रैक करा। उस समय पर ज्वाइनिंग आने में थोड़ा सा समय लगता था। अब चीजें बिल्कुल स्ट्रीमलाइन हो गई हैं और बहुत फास्ट प्रोसेस हो गया, बहुत जल्दी ज्वाइनिंग आ जाती है। तो अब आपका अगर पहली बार ही क्रैक हो जाएगा तो आपको होपफुली दूसरी बार सीजीएल में बैठने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एसएससी सीपीओ भी मैंने दिया था। सीपीओ के मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में प्रीलिम्स में 200 में से 172 नंबर आए थे, बट मैं सीपीओ के आगे फर्दर स्टेप्स में नहीं गया था क्योंकि मेरा जो मेन एम था, जो मेरा मोटिव था, वो एसएससी सीजीएल की नौकरी ही थी, जो मुझे मेरे पहले अटेम्प्ट में ही, जो मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस थी, वो मुझे मिल गई थी। यूपीएससी के बाद इंडिया में अगर सबसे अच्छी कोई नौकरी है तो मेरे हिसाब से एसएससी सीजीएल की नौकरी ही है। देखो यूपीएससी तो बेस्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट फिर भी उसके बाद अगर मैं बात करूं तो मेरे हिसाब से सीजीएल की नौकरी बेस्ट है। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि स्टेट पीसीएस सीजीएल से बेटर है। देखो ये सब प्रायोरिटीज की बात है, सब सोच की बात है। मेरे हिसाब से अगर आप एक परफेक्ट वर्क लाइफ बैलेंस आपको चाहिए, अच्छी सैलरी चाहिए, अच्छी नौकरी चाहिए, तो सीजीएल बेटर है। पीसीएस में ठीक है, पीसीएस की नौकरी अच्छी है, कुछ एस्पेक्ट्स में आप उसको अच्छा कह सकते हो। अगर आप पावर्स की बात करें तो हो सकता है कि वो सीजीएल से बेटर है, बट फिर भी अगर आप एक ओवरऑल देखें ना, एक ओवरऑल बैलेंस नौकरी होनी चाहिए जिसमें वर्क लाइफ बैलेंस भी हो, सैलरी भी अच्छी हो, पावर्स भी हो, एडवेंचरस जॉब भी हो, सब कुछ हो, तो मैं मानता हूं सीजीएल की नौकरी अच्छी है। इसीलिए इसको मिनी यूपीएससी, मिनी आईएएस भी कहा जाता है। मोस्टली यूपीएससी एस्पिरेंट सीजीएल को अपना बैकअप लेकर चलते हैं, बट दोनों की प्रिपरेशन अलग है, दोनों की प्रिपरेशन अलग अलग रहती है। एसएससी यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, एसएससी में टोटल 3 अलग अलग लेवल्स की जॉब निकलती है, एक 10th पास के लिए, एक 12th पास के लिए और एक ग्रेजुएट के लिए। 10th पास के लिए होती है एसएससी एमटीएस और एसएससी जीडी। 12th पास के लिए होता है एसएससी सीएचएसएल, एसएससी स्टेनो। ग्रेजुएट्स के लिए होता है एसएससी सीजीएल और एसएससी सीपीओ। आज की वीडियो में हम मेन एसएससी सीजीएल के बारे में बात करने वाले हैं। सीजीएल यानी कि कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। तो ये नौकरियां ग्रेजुएशन के बाद हो सकती हैं। आपको ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपकी, उसके बाद आप ये नौकरियां ले सकते हैं। अब कुछ लोग पूछते हैं कि बीटेक करी है, बीए करी है, बीकॉम करी है। भाई कुछ भी करा हो कोई दिक्कत नहीं है, मिनिमम ग्रेजुएट होने चाहिए आप। चाहे आपने बीटेक करी हो, चाहे आपने बीकॉम करी हो, चाहे आपने बीए करी हो, चाहे आपने एमबीबीएस करी हो, आपने कुछ भी किया हो, मिनिमम ग्रेजुएट होना चाहिए। ग्रेजुएट से फालतू एक्स्ट्रा आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो सकती है। इसमें जितनी भी नौकरियां होती है ना, मोस्टली सारी नौकरियों में सैटरडे और संडे ऑफ रहता है, यानी कि आपकी 5 डेज वर्किंग जॉब रहती है, और वो भी नॉर्मल ऑफिस आवर्स रहते हैं मोस्टली जॉब्स में। तो देखो कितना बढ़िया है, मतलब कितना परफेक्ट आपको वर्क लाइफ बैलेंस मिलने वाला है। और इसमें जो ग्रेजुएशन है, बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि हमारे कितने परसेंट मार्क्स हो, मेरे 60% थे, मेरे 55% थे, मेरे 70% थे। कितने भी नंबर रहे हो ग्रेजुएशन में कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कोई इसका क्राइटेरिया नहीं है। सिर्फ आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए तो आप सीजीएल के पेपर में बैठ सकते हैं।
इसमें ना पहले इंटरव्यू भी होता था, बट बाद में इसका पैटर्न चेंज हुआ, इंटरव्यू की जगह डिस्क्रिप्टिव पेपर आया। 2022 के बाद पैटर्न दोबारा चेंज हुआ, सीजीएल 2022 के बाद डिस्क्रिप्टिव भी हट गया, और अब जो पैटर्न है, अब के पैटर्न में टीयर 1 यानी कि प्रीलिम्स होता है। जो टीयर 1 को क्वालिफाई कर लेते हैं वो टीयर 2 यानी कि मेंस देते हैं। उसके मार्क्स के बेसिस पर आपकी मेरिट बनती है, आपकी रैंक बनती है। उसके बाद आपका फिजिकल और मेडिकल टेस्ट होता है। एसएससी सीजीएल के लिए जो एज लिमिट है वो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग है। ज्यादातर नौकरियों के लिए 20 से 30 साल है। कुछ नौकरियों के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 27 साल भी है, तो वहीं कुछ नौकरियों के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 32 साल भी है, और कुछ नौकरियों के लिए मिनिमम एज लिमिट 18 साल भी है। बट मोस्टली जो नौकरी है, जैसे मोस्टली इंस्पेक्टर पोस्ट जो मेन लोगों का एम रहता है, उन सब नौकरियों के लिए एज लिमिट 20 से 30 साल के आसपास है। अब सीजीएल के थ्रू क्या क्या नौकरियां लगती हैं उसके बारे में भी डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले एक बार एग्जाम पैटर्न आपको बताता हूं। वैसे इसके थ्रू आप इनकम टैक्स में, जीएसटी में, सीबीआई में, एनआईए में, ईडी में, मंत्रालय में, इस टाइप की बहुत सारी नौकरियां ले सकते हो। बट फिर भी एक बार पहले मैं आपको एग्जाम पैटर्न बता देता हूं। जैसे कि मैंने बताया कि टीयर 1 जो है, जिसको प्रीलिम्स भी बोलते हैं, वो क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। उसमें 4 सेक्शन आते हैं, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके। हर सेक्शन में से 25-25 सवाल आता है, और हर सवाल 2-2 नंबर का होता है, यानी कि हर सेक्शन 50-50 नंबर का हो गया। टोटल पेपर में 100 सवाल आएंगे और टोटल पेपर 200 नंबर का होगा। टोटल पेपर 1 घंटे का होगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी 0.5 मार्क्स की। देखो, 2 नंबर का एक सवाल है, अगर आपने सवाल सही किया तो आपको 2 नंबर मिलेंगे। अगर आपने सवाल अटेम्प्ट ही नहीं किया तो ना कोई नंबर मिलेगा, ना कोई नंबर कटेगा। अगर आपने सवाल किया और वो सवाल गलत हो जाता है तो आपके 0.5 मार्क्स कट जाएंगे। जो लोग टीयर 1 को क्वालिफाई करेंगे वो लोग टीयर 2 दे पाएंगे। टीयर 1 के लिए कट ऑफ निकलती है, जो अगर आपके मार्क्स उस कट ऑफ से ज्यादा है तो आप टीयर 2 दे पाएंगे। बट जो आप प्रिपरेशन करेंगे, आप ऐसे सोचकर मत करना कि टीयर 1 की अलग तैयारी करूं, टीयर 2 की अलग तैयारी करूं। दोनों की तैयारी साथ करते हुए चलना, क्योंकि दोनों में मोर और लेस सेम सिलेबस, सेम चीजें आती हैं, वही सब कुछ आ रहा है। टीयर 2 में भी ये 4 सेक्शंस ही आते हैं, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके। टीयर 2 में इसको 2 अलग अलग सेशंस में डिवाइड किया गया है। सेशन 1 में होता है मैथ्स और रीजनिंग, जो कि 1 घंटे का होता है। मैथ्स में से 30 सवाल आते हैं, रीजनिंग में से भी 30 सवाल आते हैं। हर सवाल 3-3 नंबर का है, यानी कि 90 नंबर की मैथ्स होगी, 90 नंबर की रीजनिंग होगी। सेशन 2 में आता है इंग्लिश और जीके। इमीडिएटली सेशन 1 के बाद सेशन 2 स्टार्ट हो जाता है। इंग्लिश में से 45 सवाल आते हैं, जीके में से 25 सवाल आते हैं, यानी कि 135 नंबर की इंग्लिश है, 75 नंबर की जीके है। टोटल सेशन 1 और सेशन 2 टोटल मिलाकर 2 घंटे का पेपर है। टोटल 130 सवाल आएंगे, टोटल 390 नंबर का पेपर होगा। नेगेटिव मार्किंग होगी 1 नंबर की, यानी कि अगर सवाल सही हुआ तो आपको 3 नंबर मिल रहे हैं, सवाल आपने अटेम्प्ट नहीं किया तो ना कोई नंबर मिल रहा है, ना कोई नंबर कट रहा है। वहीं अगर कोई सवाल गलत हो गया तो जो 3 नंबर मिलने थे वो तो मिलेंगे ही नहीं, साथ में 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी आपकी। इसके बाद आपका कंप्यूटर टेस्ट भी होगा, जिसमें से 20 सवाल आएंगे और हर सवाल 3 नंबर का होगा, यानी कि 60 नंबर का कंप्यूटर टेस्ट होगा। टोटल 15 मिनट का होगा ये। इसके बाद आपकी टाइपिंग टेस्ट भी होगी 15 मिनट की। कंप्यूटर टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट ये क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, कुछ पोस्ट के लिए चाहिए होता है, तो इसमें भी लापरवाही नहीं बरतनी है, क्योंकि ऐसा ना हो कि बाकी हर जगह तो आपने बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर लिए, बट कंप्यूटर और टाइपिंग की वजह से आपकी जो मन पसंदीदा, जो आपका एम था, वो नौकरी नहीं मिली, उस नौकरी की जगह आपको कोई और नौकरी मिल रही है। अब हम बात कर लेते हैं सीजीएल के थ्रू क्या क्या नौकरियां लगती हैं। इसमें अलग अलग लेवल की जॉब्स होती हैं, लेवल 4 से लेकर के लेवल 8 तक अलग अलग लेवल की, अलग अलग ग्रेड पे की नौकरियां होती हैं। और जैसे कि मैंने बताया, इसमें इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, जीएसटी इंस्पेक्टर, सीबीआई सब इंस्पेक्टर, एनआईए, ईडी, मिनिस्ट्रीज, एएसओ इन एमईए, एएसओ इन सीएसएस, इस टाइप की बहुत सारी शानदार नौकरियां लगती है, तो हम वो सारी अभी डिस्कस करेंगे। लेवल 8 की जो नौकरियां होती हैं वो गस्टेड पोस्ट होती है, यानी कि डायरेक्टली आप जिस नौकरी पर लगेंगे, आप डायरेक्टली गस्टेड ऑफिसर लग रहे हैं। लेवल 8 में आप असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर बन सकते हैं। बट फिर भी ना, लेवल 8 से ज्यादा लेवल 7 की नौकरियां डिमांड में रहती हैं, और मोस्टली एस्पिरेंट्स का जो एम रहता है वो लेवल 7 की नौकरियां रहती है, क्योंकि जो नौकरियां हैं, जो मेन फेमस नौकरियां और जो मोस्टली एस्पिरेंट्स को चाहिए होती है, इंस्पेक्टर पोस्ट, मिनिस्ट्रीज वाली नौकरियां, वो ऑलमोस्ट सारी की सारी नौकरियां लेवल 7 के अंदर है। लेवल 7 की जो नौकरी होती है नॉन गस्टेड होती है। जब आपकी फर्स्ट प्रमोशन हो जाती है, एक प्रमोशन के बाद आप लोग गस्टेड ऑफिसर बनते हो, यानी कि एक प्रमोशन के बाद, अभी आप नॉन गस्टेड ऑफिसर लगेंगे लेवल 7 में, एक प्रमोशन के बाद आप गस्टेड ऑफिसर बनेंगे। अब हम सारे लेवल्स की नौकरियों की बात कर लेते हैं कि कौन से लेवल में क्या क्या नौकरियां मिलती हैं। सब अलग अलग ग्रेड पे की नौकरियां। सबसे पहले हम लोग लेवल 4 की नौकरी की बात करेंगे। लेवल 4 में बहुत सारी अलग अलग नौकरियां होती हैं, जैसे कि टैक्स असिस्टेंट इन सीबीडीटी, सीबीडीटी मतलब टैक्स असिस्टेंट इन इनकम टैक्स, ऐसे ही टैक्स असिस्टेंट इन सीबीआईसी, यानी कि टैक्स असिस्टेंट इन जीएसटी एंड कस्टम्स, यूडीसी अपर डिविजनल क्लर्क, और साथ में पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, इस टाइप की बहुत सारी अलग अलग नौकरियां हैं। जो इस सॉर्टिंग असिस्टेंट और पोस्टल असिस्टेंट है, ये नौकरी तो पहले एसएससी सीएचएसएल के थ्रू लगा करती थी, यानी कि 12th पास के बाद ही आप लोग इस नौकरी पे लग पाते थे, बट बाद में कुछ चेंजेस हुए और इस नौकरी को सीएचएसएल से हटा करके सीजीएल में डाल दिया गया। अब अगर हम लेवल 5 की नौकरियों की बात करें तो इसमें भी बहुत सारी नौकरियां आती है। मेजरली इसमें जितनी भी ऑडिटर्स और अकाउंटेंट्स की नौकरियां होती है, जैसे ऑडिटर्स किसी भी डिपार्टमेंट में, ऑडिटर कैग में, अकाउंटेंट की नौकरियां, मोस्टली ये सारी नौकरियां लेवल 5 में आती है।
इसके बाद अगर हम लेवल 6 की नौकरी की बात करें तो इसमें भी आपकी कुछ नौकरियां होती हैं, जैसे कि सब इंस्पेक्टर इन एनआईए, डिविजनल अकाउंटेंट, जेएसओ। देखो डिविजनल अकाउंटेंट जो नौकरी है ना, ये वैसे तो लेवल 6 की नौकरी है, बट फिर भी कई बार इसकी कट ऑफ लेवल 6 की नौकरी से लेवल 7 की नौकरी से ज्यादा चली जाती है। लेवल 6 की नौकरी होने के बावजूद भी लेवल 7 की कुछ नौकरियों से ज्यादा कट ऑफ जाती है। इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं, क्योंकि डिविजनल अकाउंटेंट एक तो ऐसी नौकरी है जिसमें म्यूचुअल ट्रांसफर पॉलिसी है, यानी कि मान लो फॉर एग्जांपल आपकी पोस्टिंग हरियाणा में है, किसी और की पोस्टिंग बिहार में है, और आप दोनों आपस में म्यूचुअल ट्रांसफर चाहते हैं। वो चाहता है कि वो आपकी जगह यहां पोस्टिंग कर ले और आप वहां चले जाए, तो आपके म्यूचुअल ट्रांसफर हो जाते हैं। साथ में इसमें कोई बहुत ज्यादा वर्कलोड नहीं रहता, वर्कलोड काफी कम रहता है। तो आप अगर फ्यूचर में किसी और एग्जाम की प्रिपरेशन, यूपीएससी की प्रिपरेशन या किसी भी पेपर की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपको काफी समय मिल जाता है इस नौकरी में। अब अगर हम लेवल 7 की नौकरियों की बात करें तो मोस्टली एस्पिरेंट्स का जो एम रहता है वो यही लेवल 7 की नौकरी रहती है, क्योंकि मोस्टली सारे इंस्पेक्टर पोस्ट और मिनिस्ट्रीज की नौकरियां लेवल 7 में आती हैं। जीएसटी इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, एग्जामिनर प्रिवेंटिव ऑफिसर यानी कि कस्टम्स इंस्पेक्टर, एएसओ इन सीएसएस, एएसओ इन एमईए, मोस्टली ये सारी जितनी भी नौकरियां हैं ये सभी नौकरियां लेवल 7 यानी कि 4600 ग्रेड पे में ही आती हैं। और अभी ना करंटली अगर बात करें तो मोस्टली जो टॉपर्स है, मोस्टली टॉपर्स प्रेफर करते हैं एएसओ इन एमईए को, क्योंकि उसमें आपको फॉरेन पोस्टिंग भी मिलती है। उसमें कुछ साल फॉरेन पोस्टिंग, कुछ साल इंडिया पोस्टिंग, कुछ साल फॉरेन पोस्टिंग, कुछ साल इंडिया पोस्टिंग, इस टाइप से चलता है। बट अगर आप फॉरेन नहीं भी जाना चाहते तो आप फॉरेन को फोरगो कर सकते हैं और आप लाइफ टाइम दिल्ली में भी पोस्टिंग ले सकते हैं। बट मोस्टली लोग जो एमईए में जाते हैं वो लोग फॉरेन पोस्टिंग के लिए ही जाते हैं, तो कोई ऐसा एस्पिरेंट होगा नहीं जो फॉरेन नहीं जाना चाहेगा। मोस्टली लोग वो नौकरी लेते ही इसी रीजन से है। बाकी जीएसटी इंस्पेक्टर पर्टिकुलरली दिल्ली जोन में, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, एग्जामिनर, पीओ, ये भी ऐसी नौकरियां हैं जो एस्पिरेंट्स का एम रहता है, जो टॉपर्स का एम रहता है। टीयर 2 में जो आपके मार्क्स आते हैं ना, उस मार्क्स के बेसिस पर मेरिट बनती है, आपकी रैंक बनती है, कितने मार्क्स हैं उसके बेसिस पर सब कुछ होता है। फिर आप लोग पोस्ट प्रेफरेंस फिल करते हैं, यानी कि जो मार्क्स आए उसके बाद पोस्ट प्रेफरेंस निकलेगी। आप लोग पोस्ट प्रेफरेंस फिल करोगे कि मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस ये, सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये। बेटर रहता है कि सारी प्रेफरेंस फिल कर देना। कोई भी, कुछ लोग क्या करते हैं ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं और 4-5 प्रेफरेंस भरते हैं, उसके आगे भरते ही नहीं। ये गलती मत करना, सारी प्रेफरेंस फिल करना। फिर आपको आपके मार्क्स और रैंक के बेसिस पर वो पोस्ट मिल जाएगी। उसके बाद इसके अंदर बहुत सारी ऐसी पोस्ट, बहुत सारी ऐसी नौकरियां होती है इसमें जोन एलोकेशन भी होता है, जैसे जीएसटी इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, एग्जामिनर, पीओ, इस टाइप की बहुत सारी अलग अलग नौकरियां हैं जिसमें जोन एलोकेशन यानी कि जोन्स हैं अलग अलग। फिर वो नौकरी मिलने के बाद आपका जोन एलोकेशन होगा कि आपको कौन सा जोन मिल रहा है, वो जोन डिसाइड होगा। इसके बाद आपको जो डिपार्टमेंट मिलता है उस डिपार्टमेंट के हिसाब से उसकी क्या फिजिकल रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या फिजिकल स्टैंडर्ड्स है, क्या फिजिकल टेस्ट है, क्या मेडिकल टेस्ट है, वो सारी चीजें होती है। वो भी हम आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब जो लोग इस एग्जाम की प्रिपरेशन के बारे में पूछते हैं ना, देखो डिपेंड करता है कि अभी आप जो है, जो आप वीडियो देख रहे हैं वो आप करंटली स्कूल में है, कॉलेज में है, जॉब कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सबके लिए अलग चीज रहेगी। मेरे हिसाब से बेस्ट रहता है अगर आपका टारगेट यही है, आपको टाइमली समझ में आ गया ये आपका टारगेट ये है और आपको ये करना है, तो आप जैसी कॉलेज में एंटर करते हैं, आप जैसी ग्रेजुएशन में एंटर करते हैं, तभी से इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। आपकी ग्रेजुएशन 3 या 4 साल जितने भी समय की है, उस समय में अगर आप डेली के 2 घंटे पढ़ाई कर लोगे, देखो डेली के 2 घंटे पढ़ाई करना कोई बड़ी बात नहीं है, खेल खेल में 2 घंटे पढ़ाई हो जाती है कॉलेज के साथ साथ। तो अगर आप डेली के 2 घंटे इस एग्जाम की प्रिपरेशन की पढ़ाई कर लोगे तो आपने ग्रेजुएशन की स्टार्टिंग में पढ़ाई स्टार्ट करी, और जब तक आप ग्रेजुएट होंगे ना तब तक आपकी पढ़ाई बहुत जबरदस्त हो जाएगी, बहुत शानदार हो जाएगी, खेल खेल में तैयारी हो जाएगी, आपको पता ही नहीं चलेगा। और फिर आप पेपर दोगे और फिर मतलब एकदम से आपकी बढ़िया शानदार नौकरी लग जाएगी। अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हो, अब आपका ये है, अब आपको समझ है, अब आपको करना है, तो आप अगर 6 महीने तक दिन के 8 घंटे सीरियस पढ़ाई कर लो ना 6 महीने तक, तो इजीली आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। बट मोस्टली क्या है, इसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर ही फोकस करना है। आपको ना ज्यादा इधर उधर भटकना नहीं है, आपको इधर उधर कंफ्यूज नहीं होना, ज्यादा रिसोर्सेज नहीं चाहिए आपको। आप लिमिटेड किताबें रखो, लिमिटेड रिसोर्सेज रखो, मैक्सिमम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर फोकस करो, मैक्सिमम मॉक टेस्ट लगाओ और रिवीजन करो। और अगर कोचिंग लगानी है तो कोचिंग लगाओ, टीचर देखकर वाइजली डिसाइड करो कि कहां पर आपको कोचिंग लगानी है। कहीं ऐसी जगह भी कोचिंग मत लगाओ जहां बहुत इजी पढ़ाया जा रहा हो, ऐसी जगह भी कोचिंग मत लगाओ जहां बहुत मुश्किल पढ़ाया जा रहा हो। जो एक्चुअल एग्जाम लेवल, एक्चुअल एग्जाम ओरिएंटेड के हिसाब से पढ़ाया जाए, कि जो एग्जाम में आती है चीजें उस हिसाब से अगर आपको पढ़ाया जा रहा है वहां पर पढ़ो। और मोस्टली आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर ही फोकस करना है। जो लोग सिलेबस के बारे में पूछते हैं, मैं आपको फटाफट से सिलेबस बता देता हूं। मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके 4 सेक्शन आते हैं। वैसे तो आप कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की अगर किताब ले लोगे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की किताब की अगर आप इंडेक्स देख लोगे तो आपको मेजर सिलेबस पता चल जाएंगे। बट फिर भी मैं बता देता हूं, मैथ्स के जो मेजर चैप्टर्स हैं वो आपको अभी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। इसके बाद इंग्लिश को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया होता है, ग्रामर, वोकैबुलरी और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। इंग्लिश में अलग अलग 3 पार्ट्स होते हैं। तो ग्रामर के जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, जो ग्रामर में जो मेजर चैप्टर हैं वो सब आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। वोकैबुलरी में तो क्या ही चैप्टर होगा, वोकैबुलरी में तो आपको पता है एंटो, साइनो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और मेनली वर्ड मीनिंग, ये सब चीजें आती है वोकैबुलरी में। इसके बाद रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में पैसेज हो गया, क्लोज टेस्ट हो गया, जंबल पीक्यूआरएस यानी कि जंबल सेंटेंसेस हो गए, उनको अरेंज करना हो गया। इंग्लिश के बाद हमारा जो नेक्स्ट है वो है रीजनिंग।
रीजनिंग में देखो, जो आप आज तक पढ़ते आए हो ना, आपने बचपन से लेके आज तक जो भी चीजें देखी है, लॉजिकल रीजनिंग नाम से ही समझ में आ रहा है कि जो आपके आसपास चीजें होती है वो होता है, और सबसे ईजी होता है रीजनिंग, सबसे ज्यादा स्कोरिंग होता है रीजनिंग में। अगर आपने ढंग से पढ़ाई करी तो वैसे तो फुल मार्क्स लाने किसी में मुश्किल नहीं है, बट फिर भी रीजनिंग में ईजीएस्ट है। इसके बाद जीके, जीके को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया होता है, एक स्टैटिक जीके और एक करंट अफेयर्स। बट जीके ना बहुत ज्यादा वास्ट है, जीके काफी हद तक लक बेस्ड भी रहता है, तो जब आप लोग जीके की तैयारी करोगे वो थोड़ा सा देख कर करना, आपको अपना समय खराब नहीं करना। अब हम फिजिकल और मेडिकल पर अगर चलें तो आपको जो नौकरी मिल गई उस नौकरी के हिसाब से आपका फिजिकल और मेडिकल टेस्ट होगा। अभी तक सारा प्रोसेस एसएससी के थ्रू हो रहा था, बट जो फिजिकल और मेडिकल टेस्ट होता है वो डिपार्टमेंट के थ्रू होता है, डिपार्टमेंट कंडक्ट करवाता है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी नौकरियां हैं जिसमें कोई फिजिकल मेडिकल की रिक्वायरमेंट है ही नहीं। अब एसएससी सीजीएल का जो फिजिकल और मेडिकल टेस्ट होता है वो आर्मी या पुलिस जैसा मुश्किल नहीं होता, बेसिक टेस्ट होते हैं। अगर आप एक नॉर्मल फिट इंसान है, आप मेंटली फिजिकली स्टेबल इंसान है, आपको कोई मेजर बीमारी नहीं है, तो मेडिकल में आपको कोई ऐसी दिक्कत आने वाली है नहीं। बट कुछ पोस्ट के लिए ना कलर ब्लाइंडनेस की दिक्कत रहती है, वो देख लेना कि आप कलर ब्लाइंड तो नहीं हो। चश्मा मोस्टली जो पोस्ट है, मोस्टली पोस्ट के लिए चश्मा लगा हो ना लगाओ कोई दिक्कत नहीं है, चश्मे के साथ आपको क्लियर दिखना चाहिए। अब मैं आपको एक बार फटाफट से जो मेजर पोस्ट है जिनमें फिजिकल स्टैंडर्ड्स होते हैं वो बता देता हूँ। एग्जामिनर, प्रिवेंटिव ऑफिसर, जीएसटी इंस्पेक्टर, नारकोटिक्स इंस्पेक्टर, नारकोटिक्स सब इंस्पेक्टर, ये 5 ऐसी नौकरियां हैं जिनके लिए सेम फिजिकल स्टैंडर्ड्स ही होते हैं। मेल की मिनिमम हाइट होनी चाहिए 157.5 सेंटीमीटर, मिनिमम चेस्ट होनी चाहिए 76 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए। फीमेल्स की मिनिमम हाइट होनी चाहिए 152 सेंटीमीटर और फीमेल्स का मिनिमम वेट होना चाहिए 48 kg। मेल्स को वॉकिंग करनी होती है 1600 मीटर 15 मिनट में और साइकिलिंग करनी होती है 8 किलोमीटर 30 मिनट में। फीमेल्स को 1 किलोमीटर वॉकिंग करनी होती है 20 मिनट में और 3 किलोमीटर साइकिलिंग करनी होती है 25 मिनट में। चश्मा लगाओ ना लगाओ कोई दिक्कत नहीं है, नॉकनी फ्लैट फुट कोई दिक्कत नहीं है, कलर ब्लाइंडनेस नहीं होनी चाहिए। अब सीबीआई सब इंस्पेक्टर और एनआईए सब इंस्पेक्टर, उसके लिए भी कुछ रिक्वायरमेंट है, उसके लिए कोई ऐसा वॉकिंग साइकिलिंग नहीं होती है, बट हाइट की रिक्वायरमेंट है। मेल्स के लिए मिनिमम हाइट होनी चाहिए 165 सेंटीमीटर सीबीआई सब इंस्पेक्टर के लिए, फीमेल्स के लिए मिनिमम हाइट होनी चाहिए 150 सेंटीमीटर। वहीं एनआईए में मेल्स की मिनिमम हाइट 170 सेंटीमीटर होती है। एनआईए और सीबीआई में सिर्फ यही डिफरेंस है कि सीबीआई में 165 सेंटीमीटर है मेल्स की मिनिमम हाइट, एनआईए में 170 सेंटीमीटर है मेल्स की मिनिमम हाइट। इसके बाद एक नौकरी है यूडीसी इन बीआरओ, उसका फिजिकल स्टैंडर्ड्स और जो फिजिकल टेस्ट होता है वो थोड़ा सा इन सबके कंपैरिजन में मुश्किल होता है, तो उसके लिए आप एक बार नोटिफिकेशन रीड कर लेना। बाकी जितनी भी सीजीएल की नौकरी है, किसी भी नौकरी में कोई एज सच प्रिस्क्राइब्ड क्राइटेरिया नहीं है कि इतनी हाइट होनी चाहिए, इतना वेट होना चाहिए। और जो मेडिकल टेस्ट है वो मैंने आपको बता ही दिया है कि वो बिल्कुल बेसिक आपके टेस्ट होंगे, आपको कोई मेजर बीमारी नहीं होनी चाहिए। कलर ब्लाइंडनेस का ध्यान रख लेना, क्योंकि बहुत सारी नौकरियों में कलर ब्लाइंडनेस की दिक्कत होती है। मैंने कोशिश करी है कि सीजीएल से रिलेटेड आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूं, फिर भी आपके मन में कोई भी डाउट अगर अभी भी बच जाता है ना, कमेंट कर देना या मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना। वीडियो अच्छी लगे तो मैक्सिमम लोगों को वीडियो को शेयर कर देना।